तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो एफसीआई वॉचमैन बुक की जो कंप्लीट सीरीज चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट भारत का इतिहास भी इस वीडियो में देखेंगे। जो इस बुक के माध्यम से दिया गया है, जितने भी सारे डेटा, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, मैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप एफसीआई वॉचमैन की प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से हो सकता है बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आने वाले हों इस वीडियो में देखने के बाद, तो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देख लेना। देन उसके बाद आपको क्या है, इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें हम लोग भारत के इतिहास का कंप्लीट जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं बुक के माध्यम से वो तैयारी करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो शेयर ज़रूर करना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा चीज़ जानते हैं क्या कैसा है भारत का इतिहास बुक के माध्यम से। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जूम इन करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो भारत का इतिहास है इसमें बेसिकली सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पहला टॉपिक दिया गया है, तो हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा। देखिए, थोड़ा पीडीएफ जो मैंने फ़ोटो वगैरह खींचा है वो थोड़ा से फ़ोल्ड हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा ये उभरा हुआ दिख रहा है। ओके, तो पहला पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा आपको कहाँ मिलेगा, है ना, माटंग गुमरी, है ना, माटंग गुमरी पाकिस्तान में। और देखिए, इसकी खुदाई कब हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। अब इसके खोजकर्ता कौन थे इसको देख लेते हैं, है ना। और देखिए, इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। और ये कौन सी नदी के किनारे पर या फिर तट पर बसा है, तो ये है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, कुछ कुछ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बहुत बार पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, दोनों तो कई बार ही पूछे गए हैं एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में। चाहे आप एसएससी का देखें, रेलवे का देखें, किसी का भी एग्जाम, तो मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद देखिए, स्थल में है, सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का है लरकाना पाकिस्तान में, इसकी खोज हुई थी 1922 में, है ना। उसके बाद देखिए, इसको ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, इसके खोजकर्ता कौन है, राखालदास बनर्जी जी इसके जो है खोज करते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसे करके आप लोग सारी चीज़ देखिएगा। मैं आपको प्लेसेस जो है वो बता देता हूँ। आप उस कंप्लीट जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो वहाँ पे आप लोग सारा चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, है ना, सुताग, है ना, सुतकागे डोर बलूचिस्तान में है। उसके बाद चंद हुदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में है। आलमगीर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और रोपड़ जो है पंजाब, सतलज पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। उसके बाद रंगपुर जो है ये आपका काठियावाड़ गुजरात में मिलेगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे कोट दीजी, ये सिंध पाकिस्तान में। लोथल है अहमदाबाद में। कालीबंग है गंगानगर राजस्थान में। और उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुरकोतड़ा जो है कच्छ गुजरात में। और बनवाली जो है हिसार हरियाणा में है। और वहीं बालकोट जो है, और उसके बाद धौलावीरा गुजरात में है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। इधर आपको सारे जितने भी सन है और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, किसने खोजा है, वो सारा चीज़ मिल जाएगा, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा अष्टांगिक मार्ग है। जो बुद्ध के अष्टांग मार्ग है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, आइए उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिए, सम्यक हो गया, उसके बाद मतलब सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, उसके बाद सम्यक आजीव हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सम्यक कर्म, है ना। तो ये चार हो गए। उसके बाद देखिए, चार इधर दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, है ना। सम्यक वाणी हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, और सम्यक स्मृति हो गया, और सम्यक समाधि हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बुक में मेंशन है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहाँ पे अगला हमारा सवाल है प्रमुख विदेश यात्री। आपको अक्सर जो एग्जाम में देखने को मिलता है कि किसके टाइम पीरियड में, है ना, कौन भारत में, कौन विदेशी यात्री भारत में आए, है ना, उस टाइम पे शासक कौन थे, कौन सी अवधि, कौन सी समय में आए। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन है, मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के में। और कौन से टाइम पीरियड में थे, 305 में। और ये प्रमुखता कौन से, यूनानी थे, है ना। उसके बाद देखिए, है ना, उसके बाद आया था, है ना, डाईमेकस। डाईमेकस जो कि सीरिया से था, और ये कब आया था, 289 ईसा पूर्व में। और देखिए, इसके साथ इसके टाइम पे जो शासन थे वो कौन थे, बिंदुसार थे। उसके बाद देखिए, फाहयान जो कि चीन से थे, ये आए थे 399 ईस्वी में। और इस टाइम पे भारत में शासन किनका था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, द्वितीय का था उस टाइम पे भारत में शासन। उसके बाद देखिए, वेनसांग चीन से हैं, है ना, चीनी यात्री हैं वेनसांग भी। और ये आए थे 630 में। इस टाइम पे कौन शासक थे, हर्षवर्धन थे। अब देखिए, उसके बारे में यहाँ
यहाँ पे जब इत्सिंग है ना, इत्सिंग जो चाइना से थे वो आए थे, तो देखिए इसका मेंशन यहाँ पे नहीं है कि वो किसके शासनकाल में है, बस इतना पता है कि वो 675 में इंडिया विजिट किए थे, इंडिया आए थे। उस टाइम पे जो शासन का मतलब उस टाइम पे कौन यहाँ पे इंडिया में शासन कर रहा था, कौन रूल कर रहा था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो जो कि इटली से थे, वो आए थे 1288 ईस्वी में इंडिया। उस टाइम पे यहाँ पे कायाल जो पांडे हैं वो यहाँ पे शासन करते थे, उनका शासन हुआ करता था। उसके बाद देखिए इन है ना इन इब्न बतूता जो कि मोरक्को से थे, वो आए थे 1333 ईस्वी में। उस टाइम पे भारत में शासन था है ना मुगल बिन तुगलक का। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, खास करके अक्सर आपको देखने को क्या मिलेगा, अक्सर आपको पूछा जाता है, एक तो इब्न बतूता पूछ लिया जाता है, या फिर जो ये है मेगस्थनीज का है, और फाहयान और वेनसोंग। तो ये जो तीन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को याद रखें या ना रखें, एटलीस्ट इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये कौन कौन से उस टाइम पे डायनेस्टी जो थी इंडिया में रूल कर रही थी, उसके बारे में भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है, अब अगला जो सीरीज़ आने वाला है, ये अभी मैं बात करूंगा प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में। ये तो बहुत ही लाजवाब, अब बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए इसके ऊपर क्या है, डेडिकेटेड वीडियो मैं एक और लाने वाला हूँ, जिसमें प्राचीन भारत की जो प्रमुख रचनाएं हैं एवं उनके रचनाकार हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे और डीप तरीके से और ट्रिकी माध्यम से भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एटलीस्ट आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन से और उनके रचनाकार, उसको भी याद करिएगा। देखना आप लोग, जब मैं MCQ कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रमुख बुक से और उनके रचनाकार से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पुस्तक कौन सा है, बुद्ध चरित्र, इसकी रचना कौन की है, अश्वघोष ने की है, इसकी मतलब इसके राइटर जो हैं। उसके बाद देखिए कुमार संभव ऋतु संहार, ये किसने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है। उसके बाद है ना, इसके अलावा और क्या है, मेघदूत है ना, मेघदूत, और उसके बाद मालविका है ना, मालविका का अग्निमित्रम और अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है, चाणक्य है ना। गीता गोविंदम की रचना किसने की है, जयदेव ने। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी किसने लिखी है, कण्हन ने है ना, कल्हण ने। और यहाँ पे हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने। और चरक संहिता ने है ना, चरक संहिता की रचना की है सुश्रुत चरक ने है ना, मतलब चरक ने किया है। उसके बाद देखिए वृहत संहिता, उसके पंच सिद्धांतिका, ये किसने लिखा है, वराहमिहिर ने। और अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। और महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने। और सूर्य सिद्धांत किसने दिया है, आर्यभट्ट ने। तो देखिए ये जो है यहाँ पे मानता हूँ कि इस बुक में बहुत कम ही बुक्स वगैरह दिया गया है, लेकिन अपने हिसाब में इन्होंने परफेक्ट दिया है, ठीक दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो है, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बुक में मेंशन है तो मैंने करा दिया है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण संवत एवं उनके प्रवर्तक। अब यहाँ पे जो दिए गए हैं ना, ये कौन से टाइम पीरियड में किन किन ने संवत मतलब संवत जो भी चलता है टाइम पीरियड है ना, उसको किसने किसने लागू किया, वो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो देखिए 5800 ईसा पूर्व में है ना, विक्रम जो संवत होता है ना, विक्रम संवत, वो किसने चालू किया था, मालवा नरेश विक्रमादित्य ने। और 78वीं ईसवी शताब्दी में है ना, ईसा पूर्व में जो शक होता है ना, शक संवत, उसका निर्माण किसने किया, उसके प्रवर्तक थे कनिष्क। उसके बाद देखिए कलचुरी है ना, कलचुरी वाला जो संवत है उसका किसने शुरुआत किया था, ईश्वर सेन ने। उसके बाद देखिए, और देखिए टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। मैं क्या है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में केवल मेंशन हुए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, देख उसके बाद क्या है, वल्लभी किसने शुरुआत की, वल्लभी संवत की वल्लभ ने किया। उसके बाद गुप्त जो है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद देखिए हर्ष विक्रम का शुरुआत किसने किया, हर्षवर्धन ने। उसके बाद चालुक्य विक्रम का विक्रमादित्य षष्ठ ने चालू किया। उसके बाद सेन संवत का जो स्टार्टिंग है वो किसने किया, लक्ष्मण सेन ने इसकी शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पे ये जो अगला जो मैं अभी आपको बताऊंगा है ना, ये मुगल कालीन पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप प्लीज़ डेडिकेटेड होकर डीप तरीके से अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आप सबको ये जो मैं जूम इन कर रहा हूँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, वॉइस को सुन लीजिएगा, और उसके बाद आपको जो इसकी PDF फाइल तो कंप्लीट मिलनी ही मिलनी है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ओके, तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ। देखिए बाबरनामा किसने लिखा, बाबर ने। उसके बाद हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। उसके बाद आईने अकबरी, ये है अबुल फजल। देखिए यहाँ पे जितने जो अभी मैंने आपको 3 बताए, ये तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ना एक बार ज़रूर पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाबरनामा, हुमायूं नामा, आईने अकबरी। बाबरनामा किसने लिखा, बाबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। और उसके बाद जो आईने अकबरी है, ये लिखा है अबुल फजल ने। ओके, उसके बाद देखिए
है ना। मुंतखिब उत तवारिख ये किसने लिखा है? अब्दुल कादिर ने। उसके बाद देखिए तुजुक ए जहांगीर ये लिखा है जहांगीर ने। उसके बाद बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। उसके बाद मासरी आलमगिरी ये लिखा है मुस्तयाद खान ने। उसके बाद रुकात आलमगिरी ये लिखा है औरंगजेब ने, है ना। उसके बाद है तक है ना तबकात है ना तबकाते नासिरी ये लिखा है मीन हाज उल सिराज ने। उसके बाद देखिए है ना मुंतखिब उल तवारिख ये लिखा है है ना बदायूनी ने। उसके बाद तारीख फ़रिश्ता ये लिखा है फ़रिश्ता ने। उसके बाद है ना मुंतखब उल लुआब ये लिखा है खफ़ी खान ने। उसके बाद देखिए पद्मावत, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। और देखिए कोशिश करें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो और अन्य रचना है उसको भी याद करिए, क्योंकि मलिक मोहम्मद साहब जैसे जी की जो किताबें हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए तारीख़ रशीद ये लिखा है मिर्ज़ा हैदर है ना दोगलत ने। उसके बाद देखिए तोहफ़ा है ना तोहफ़ाए अकबर शाही ये लिखा है अब्बास खां सरना है ना सरवानी ने। उसके बाद देखिए अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, है ना। तो ये बहुत सारे बुक थे, है ना, और अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो देखिए इनमें से क्या है मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ, है ना। देखिए आपको क्या है बाबरनामा याद रखना है, हुमायूं नामा आपको याद रखना है, आईने अकबरी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या है पद्मावत को मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, इसको याद रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए अकबरनामा। तो ये ऐसे 4 से 5 ऐसी किताबें हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। ओके, सो अगला है, अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास, है ना, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में, है ना, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप जो भी तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन एग्ज़ाम की, जिन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह कभी ना कभी दिलाया होगा, उनको ज़रूर पता होगा कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इंडियन वॉर है वो इंडियन वॉर की एक अपनी अलग ही कल्चर है, एक अपनी अलग ही हिस्ट्री है, अलग ही डायनेस्टी है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसमें ज़रूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखिए कलिंग युद्ध, है ना, कलिंग युद्ध किन के बीच हुआ था सबसे पहले आपको ये जानना होगा, और कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ। तो देखिए कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और किन के बीच लड़ा गया, है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए इसमें तो खैर बुक में किन के इनके बीच में लड़ा गया वो मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, वो आपको दिया गया। और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी आपको वॉर डायनेस्टी बता रहा हूँ उनके बारे में एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, जिसमें आपको बता पाऊँ कि कौन कौन सा युद्ध किन के बीच हुआ था। तो देखिए कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इसका रिजल्ट क्या रहा कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ, यानी कि इस युद्ध में, है ना, अशोक जो है विजयी रहा। उसके बाद है अगला है तराइन का दूसरा युद्ध, है ना। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1912, है ना, 1922 ईस्वी में, है ना। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो देखिए मोहम्मद गौरी से, है ना, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। और देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, है ना। अभी खैर डेडिकेटेड एक वीडियो आ रही, मूवी आ रही पृथ्वीराज चौहान के बारे में, आप लोग देख लीजिए, अक्षय कुमार सर की आ रही है। देन उसके बाद है अगला है जो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, जिसमें कौन कौन था, है ना, बाबर, है ना, बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को मतलब, है ना, इब्राहिम लोदी को हराया था। तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद मतलब साथ हुआ था जो पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत में एक चीज़ है कि पानीपत का जब भी वॉर होती है ना, तो पानीपत का युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये जितने भी युद्ध हुए पानीपत के, ये मतलब टोटल जो 3 वॉर जो हुई है, वॉर डायनेस्टी रही है अपनी पानीपत की, वो 26 साल का उसमें गैप आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए खानवा का युद्ध लड़ा गया है 1527 में। अब 1527 में देखिए 1527 में जो है राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा बाबर से पराजित हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है अगला क्या है, कन्नौज का युद्ध, है ना। तो कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में होता है ना। 1540 ईस्वी में शेर शाह से हुमायूं पराजित हो जाता है ना। शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है ये युद्ध है। उसके बाद शेर शाह से जो हुमायूं है वो शेर शाह से हार जाता है युद्ध में। ओके, उसके बाद देखिए अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में। तो 1556 में अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके, है ना, 1556 से लेके 1526 अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो टोटल 26 साल का आपका गैप जो है मिल जाएगा। ओके, तो पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो दिल्ली के शासक हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें दिल्ली के शासक हेमू को अकबर ने हरा दिया। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। उसके बाद अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए भैया तो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा बिल्टअप और बहुत ज़्यादा मतलब वीर गाथा वाली स्टोरी है,
हल्दी घाटी की युद्ध, तो आई होप आप सभी को पता होगा। देखिए अकबर मतलब महाराणा प्रताप ही इंडिया में मतलब राजपूताना में एक ऐसे मतलब एक वीर योद्धा है जिन्होंने कभी अकबर की मतलब जो है अकबर के सामने झुका नहीं। और अकबर भी ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक ऐसे एक ऐसे शासक रहे जिनको मतलब वॉर में हराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये महाराणा प्रताप कभी मुगल से हारे नहीं, ना किसी से भी ये हारे नहीं। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया, और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया है ना, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप अकबर से परास्त हुए, यहाँ पे ये दिखाया ज़रूर गया है, लेकिन कभी महाराणा प्रताप जी कभी हारे नहीं युद्ध में। ओके, सो अगला यहाँ पे है कि है ना, उसके बाद है ना वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया, और ये किसके किसके बीच लड़ा गया, तो फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी सेना अंग्रेज से पराजित हो गए। ओके, तो फिर ये जितने भी युद्ध थे ना मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। और देखिए एक और जो है वो छूट गया है। अच्छा यहाँ पे है क्या, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना मेरे को लगा कि ये छूट गया, थोड़ा रिलोड होने में टाइम लगा इसलिए, है ना। सो यहाँ पे अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, और जिसमें ये किसके किसके बीच लड़ा गया, तो देखिए है ना, तो ये यहाँ पे चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर विजय, यानी कि ये जो युद्ध है ना ये लड़ा गया था प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के साथ में। उसके बाद देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में, और 1761 में किसके किसके बीच लड़ा गया, है ना, अफगान अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठा पर विजय, यानी कि अफगान मतलब जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये जो है युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब ये जो है बक्सर के युद्ध लड़ा गया है 1764 में। अब ये किसके किसके बीच में लड़ा गया है, आइए जान लेते हैं। अंग्रेजों ने मुगल शासक अवध के नवाब एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया, ठीक है। उसके बाद है अगला है चतुर्थ मैसूर युद्ध। ये लड़ा गया 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1849 में, और इसमें पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार किया गया। उसके बाद देखिए चीन युद्ध की अगर मैं बात करूं तो चीन युद्ध है ना, तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जो कि है ना चीन का भारत पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद देखिए भारत पाक युद्ध है ना, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से युद्ध पर विराम लगाया गया। उसके बाद देखिए भारत पाक युद्ध फिर द्वितीय हुआ, और ये हुआ था द्वितीय युद्ध 1971 में, है ना, बांग्लादेश का, है ना, और इसमें क्या है बांग्लादेश का स्वतंत्र अस्तित्व, है ना। तो देखिए इसी युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया और स्वतंत्र हुआ। ओके, तो आई होप आज के भी जितने भी मैंने इस बुक के माध्यम से जितने भी लेक्चर सीरीज आपको दिए हैं, जितने भी चीज़ें कंप्लीट कराई होंगी, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और देखिए ये वीडियो भले उतनी खास हो या ना हो, लेकिन इसके बाद जिन्होंने देखिए अभी थ्योरिकल जिन्होंने देखा है उनके लिए क्या है, आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाली वीडियो में MCQ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा है आई होप वो कम से कम 50 से 60% अराउंड उस क्वेश्चन जो है टॉप 50 MCQ है जो बुक से ही मैंने उठाए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।